एक तरफ कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। 24 घंटे में 3,26,000 से कुछ ज्यादा नए केस आए, जो कि 24 घंटे में कल के मुकाबले करीब 18,000 कम है। लगातार 3 दिन से नए कोरोना के केसों का आंकड़ा घट रहा है। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण दर भी कम हो रही है। दूसरी लहर पर ब्रेक लगती दिख रही है, मगर अभी समस्या खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पंजाब, गोवा, केरल और कर्नाटक समेत कई और राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी तक सुस्त है। इन सब के बीच आज पीएम मोदी उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कैबिनेट सचिव, पीएमओ और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आईसीएमआर के वैज्ञानिक भी मौजूद होंगे और बहुत अहम होने वाली है बैठक। तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद होंगे, क्योंकि दूसरी वेव कई राज्यों में उसका असर अब कम होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार मामले कम आ रहे हैं, आज 3,26,000 से कुछ ज्यादा ही मामले आए हैं अब, लेकिन देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार मामले बढ़ भी रहे हैं। उनको देखते हुए ये बैठक बहुत अहम हो जाती है, और खास करके तीसरी लहर की जो आशंका जताई गई है उसको लेकर तैयारी किस तरह से होगी, और वैक्सीनेशन को लेकर जो कुछ बातें हो रही हैं वो, क्योंकि कोविशील्ड के लिए जो 2 डोज के बीच का पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है, उसके बाद भी कई सवाल उठने लगे हैं। और साथ ही साथ दूसरी वेव से निकलकर तीसरी वेव अगर आती है तो उसके पहले हमें कैसे तैयार रहना है, और क्या कुछ हमारे कोविड प्रायोरिटीज है, कोविड प्रोटोकॉल है, उनका हम ध्यान रखें, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर संजय राय हमारे साथ जुड़े हैं, जो एम्स में कोवैक्सीन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं। और दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर नीरज निश्चल, एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। राय साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूंगा। मैं ये समझना चाह रहा हूं, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत अहम सवाल है, अब सबके मन में ये सवाल है, वैक्सीनेशन के बीच जो गैप बढ़ा दिया गया है, खास करके कोविशील्ड के बीच में, इससे क्या फायदा होगा सर? क्या हमारे पास ऐसा कोई रिजल्ट, कोई डेटा है जो ये बता रहा हो कि गैप बढ़ा देने से ये बहुत ज्यादा कारगर हो जाएगा? देखिए, जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया था इसमें कोविशील्ड का ब्राजील, यूके एंड साउथ अफ्रीका में, उसके अनुसार उन्होंने जो डेटा पब्लिश किया था लैंसेट में, वह था ये ब्राजील एंड यूके का डेटा है। उसमें उन्होंने 4 वीक गैप का ही डेटा पब्लिश किया था। एंड उसमें जो है 2 स्टैंडर्ड डोज के साथ उसमें 62.1% उनकी जो है इफिकेसी थी। बाद में सब ग्रुप एनालिसिस में उन्होंने पाया कि अगर डोज गैप बढ़ा हुआ है तो बेटर इफिकेसी हो रही है। फिर धीरे धीरे जब रोल आउट हुआ वैक्सीन का, तो उसमें उन्होंने स्टडी करके पाया, कुछ एविडेंसेस जनरेट किया है, और उसी बेसिस पे 6 to 8 वीक किया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ था। और अब जो है कि जितना लंबा ड्यूरेशन है उतना प्रोटेक्शन लेवल बेटर है। बट प्रॉब्लम इसके साथ जो सबसे बड़ी है कि जब तक आप दोनों डोज नहीं ले लेते हैं तब तक जो है प्रोटेक्शन नहीं रहता। जितना ही हम गैप बढ़ाते जाएंगे उतना ही जो है डिले होता जाएगा हमारा प्रोटेक्शन। तो इसलिए एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए कि अगर प्रिवेंट कर रहा है सीवियरिटी जो है हमारा वैक्सीन, तो फिर एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, किस लेवल पे सीवियरिटी को प्रिवेंट कर रहा है, उस गैप को रखते हुए जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन को पूरा करना होगा। 12 वीक या 16 वीक जो है 4 महीने जो है कुछ गैप ज्यादा ही होता है। जी हाँ, 12 हफ्ते या 16 हफ्ते जो है वो गैप बहुत ज्यादा होता है, ऐसा कहना है डॉक्टर संजय राय का। और सवाल बड़ा यही है डॉक्टर निश्चल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो बात संजय राय साहब कह रहे हैं, इसी से मैं जोड़कर ये सवाल पूछ रहा हूँ कि गैप क्या केवल इस वजह से बढ़ाया जा रहा है कि हम जो वैक्सीन है उसकी कमी को पूरा कर ले? क्योंकि डॉक्टर साहब साफ साफ कह रहे हैं कि अगर गैप बढ़ता है तो हम अनप्रोटेक्टेड ही रहेंगे, खतरा यानी कि हमारे लिए एक्सपोजर उतना ही रहेगा। डेफिनेटली हम शुरू से कह रहे हैं कि वैक्सीन के साथ साथ जो सोशल वैक्सीनेशन है, दैट इज कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो तो फॉलो करते ही रहना पड़ेगा आफ्टर सेकेंड डोज भी, जब तक ये पैंडेमिक एग्जिस्ट करता है। तो एक वो बैलेंस अप्रोच चाहिए। जो भी डेटा अभी आया है, जो पहले जो स्टार्टिंग में जो ट्रायल हुआ था, उसमें फर्दर एनालिसिस करने पे ये देखा गया कि इनिशियली ये ट्रायल 1 डोज के बेसिस पे स्टार्ट किया गया था, फिर सेकेंड डोज की जरूरत लगी क्योंकि फर्स्ट डोज पे इक्वली इफेक्टिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। एंड सिंस अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग समय पे सेकेंड डोज पहुंचा, तो एक तरह से उसके अंदर ही एक ऐसा डेटा जनरेट हो गया ये देखने के लिए कि कितने मैक्सिमम ये आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो उसमें देखा गया कि ऑफकोर्स जो 3 से 4 महीने वाले गैप पे ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स है।
तो उसके बेसिस पे ये कहा गया। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो इम्यून सिस्टम हमारा है, इतना सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जो हाइपोथेसिस है कि जो जर्मिनल बी सेल्स होते हैं, जो कि अल्टीमेटली जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं कि एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने के लिए, उनका बेहतर डेवलपमेंट होता है अगर थोड़ा डिले किया जाए तो। लेकिन डेफिनेटली एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है। जैसे जैसे डेटा आते जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चेंज होती रहेगी। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि वैक्सीन के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, वरना वैक्सीनेशन भी फेल हो सकता है। अब आप सभी को पता है कि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर राय, मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि कोविशील्ड में ये जो गैप है उसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन कोवैक्सीन के लिए गैप बढ़ाने की कोई निर्देश नहीं है। तो क्या दोनों जो वैक्सीन है उसका असर अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है? ये एक वजह है या क्या वजह है सर इसके पीछे? देखिए, दुनिया में जितनी वैक्सीन दी जा रही है, अब तो 15 के आसपास वैक्सीन आ गई जो अप्रूव्ड हुई है, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। उनका जो है प्लेटफॉर्म अलग है। आप ये देखिए, कोवैक्सीन का अलग है, कोविशील्ड का अलग है। कोवैक्सीन जो है होल विरियन इनएक्टिवेटेड है, सो उसी वायरस को किल करके दे रहे हैं, जबकि कोविशील्ड में जो है वो एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिसमें चिंपैंजी का एडिनो वायरस को यूज किया जाता है। सो एफिकेसी, सेफ्टी, सारे प्रोफाइल ऑलमोस्ट हर वैक्सीन के अलग अलग हैं। जो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है, जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा है, जो पब्लिक डोमेन में है, उसको अगर आधार मान के हम बात करें तो कोवैक्सीन में 4 to 6 वीक गैप में जो है ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, तो इसलिए शायद उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सारे उसके ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल हिंदुस्तान में ही किए गए थे। करीब अच्छे खासे पॉपुलेशन पे 26,000 के आसपास पॉपुलेशन में फेज 3 ट्रायल हुआ था। लेकिन इनके जो ट्रायल हुए कोविशील्ड के, वह हिंदुस्तान में भी हुआ, लेकिन वो छोटे सैंपल साइज पे था, करीब इफ आई रिकॉल करेक्टली अराउंड 1600 के साइज पे था, और उसका डेटा अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया हुआ है। जो डेटा है वह यूके, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के डेटा पे ही इनका कोविशील्ड का है। तो जो भी उनका रिकमेंडेशन है, जो उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला है, उसके अनुसार जो है कि ज़्यादा गैप अगर किया जा रहा है तो इफिकेसी बेटर है। तो पब्लिक डोमेन के डेटा पे कहा जा सकता है कि चूंकि कोवैक्सीन ने जो डेटा दिया हुआ है उसके अनुसार जो है कि 4 to 6 वीक गैप पे अच्छा इफेक्टिव है। उनका है कि जितना गैप बढ़ाते जाएं इफेक्टिव है। तो जो भी डिसीजन लिया जाता है, वो जो भी एविडेंसेस जनरेट होते हैं, और जो एविडेंसेस जनरेट हैं शायद उस बेसिस पे लिया गया है। दूसरा हो सकता है थोड़ा लॉजिस्टिक की भी प्रॉब्लम है, डिमांड एंड सप्लाई में थोड़ा सा मिसमैच है, तो गैप बढ़ेगा तो वह मिसमैच को थोड़ा वो भी हो सकता है कि कम हो जाए। नहीं सर, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, मैं ब्रिटेन का उदाहरण देकर आपसे समझना चाह रहा हूं कि ब्रिटेन ने जो है गैप 12 हफ्ते से घटाकर 8 हफ्ते कर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ हमने उसको बढ़ा दिया, 12 से 16 हफ्ते कर दिया। ऐसा क्यों सर? क्या अलग अलग देश के हिसाब से, अलग अलग जलवायु कह लें, तमाम जो चीजें होती हैं उसके हिसाब से असर बदल जाता है क्या? ये बड़ा अहम मुद्दा है। जो मैं पहले कहा कि गैप ज़्यादा बढ़ाने से जो है प्रोटेक्शन जो है डिले हो जाएगा, तो इसलिए बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। और अगर उनका जो है अगर डेटा ये कहता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के कारण से जो है शायद बढ़ाया गया है, जो देख के लग रहा है। क्योंकि 12 to 16 वीक डेटा को जो है कहीं से जो है हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही साइंटिफिक बेसिस है इसको बढ़ाने का, वो शायद लॉजिस्टिक इसका मेन रीजन होना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, यूके ने उसको घटाया हुआ है, तो एविडेंस बेस्ड पे ही घटा हुआ है, क्योंकि मेन क्लिनिकल ट्रायल जो है यूके एंड ब्राजील में ही हुआ था उसका। जी, आपने डॉक्टर निश्चल, मैं ये समझना चाहूंगा, एक वैक्सीन लगा देने पर, जैसे मुझे एक डोज लग गई है, तो उसकी एफिकेसी कितनी बढ़ जाएगी, मैं कितना सुरक्षित हो जाऊंगा? या अगर मुझे दोनों डोज लग चुकी होगी तो उस वक्त स्थिति कैसी हो जाएगी? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इम्यूनिटी के हिसाब से और कोरोना से लड़ने के हिसाब से। देखिए, नॉर्मली जो भी मल्टी डोजिंग वैक्सीन होते हैं, जो फर्स्ट डोज के बाद बी सेल टी सेल रिस्पॉन्स आता है, लेकिन बूस्टर डोज के बाद जो है स्पेसिफिक मेमोरी बी सेल्स आते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में जो भी अगर इन्फेक्शन आता है तो उसको फाइट करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट डोज के बाद डेफिनेटली आपके बचने के चांसेस इस इन्फेक्शन से 20 से 30% नॉर्मली रहेगा। लेकिन जब सेकेंड डोज लग जाएगा तो जो वैक्सीन की जो एक्चुअल एफिकेसी है, जो कहीं भी 70 से 90% के बीच में क्लेम किया जा रहा है, वो आपके अंदर होगी। तो इसलिए जो सेकंड डोज इसलिए जरूरी है। टाइमिंग को लेके जरूर कोविशील्ड में थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं। अब जो भी रीजन है, जो साइंटिफिक रीजन है, लॉजिस्टिक रीजन है, जो भी है, बट एक डोज के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा प्रोटेक्शन होगा, लेकिन कंप्लीट प्रोटेक्शन, जो मैक्सिमम इसका प्रोटेक्शन जो देखने को मिलेगा वो सेकंड डोज के बाद ही मिलेगा।
तो सेकेंड डोज तक तो स्पेशली बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है इसका ध्यान हम सबको भी रखना होगा। और जिस तरह से तमाम दोनों एक्सपर्ट्स हमारे जानकारी दे रहे हैं कि डोज के बीच जो गैप बढ़ा है वो शायद थोड़ी समस्या बढ़ा सकता है और उस पर विचार करने की ज़रूरत है। सर, डॉक्टर राय, आप बता सकते हैं कि पहले जो गैप था वैक्सीन में, कोवैक्सीन कोविशील्ड में, दोनों को इसमें शामिल कर ले रहा हूँ, लेकिन मेजरली कोविशील्ड क्योंकि अब इसमें गैप बहुत बढ़ा दिया गया है, उसमें दोनों वैक्सीन लगने के बाद असर कितना था? और अब जब गैप बढ़ा हुआ होगा सर 12 हफ्ते या 16 हफ्ते, तो कितना होगा, उसकी एफिकेसी कैसी हो जाएगी, रिजल्ट क्या रहेगा? हाँ, देखिए, जो पब्लिक डोमेन में डेटा है उसकी बेसिस पे मैं कह सकता हूँ, जो पब्लिश लिटरेचर है, कोवैक्सीन का 4 वीक गैप पे विथ 2 स्टैंडर्ड डोज 4 हफ्ते के बाद लगाते हैं। इस अब 78% है एनालिसिस के बाद। उसके पहले उन्होंने 81% जो इंटीम एनालिसिस किया था उस पे था। कोविशील्ड का 2 स्टैंडर्ड डोज 4 वीक अपार्ट के बाद 62.1% था स्टैंडर्ड डोज के साथ। उन्होंने कुछ लोगों में जो है यूके ट्रायल में कुछ लोगों को हाफ डोज मिली थी, जिसमें बेटर ये था उनका इफिकेसी वैक्सीन की। और पूल डेटा जब उन्होंने किया उस समय जो है 70% के आसपास था उसका। लेकिन बाद में उन्होंने सब ग्रुप एनालिसिस के पाए। अब हमारे पास भी ऑलमोस्ट हमने 18 करोड़ लोगों को दे दिया है वैक्सीन, तो हमें अब रियली इफेक्टिवनेस डेटा को देखना चाहिए कि रियली कितना इफेक्टिव है। 2 चीज होती है, देखिए, किसी भी वैक्सीन को जब हम देते हैं तो एक होता है वैक्सीन इफिकेसी, जो हम कंट्रोल सिचुएशन में करते हैं जब रिसर्च कर रहे होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। दूसरा होता है एक्चुअल इफेक्टिवनेस, कि जब वैक्सीन का रोल आउट हो जाता है तो वह रियली कितने डिजीज को प्रिवेंट करने में सक्षम है या सीवियरिटी को रोकने में सक्षम है। इसको अब इतना डेटा हो गया तो उस डेटा को हमें जल्दी से एनालाइज करके और उस बेसिस पे हमें निर्णय लेना शायद ज़्यादा बेटर होगा कि थोड़े से डेटा पे, एक छोटे से सैंपल साइज पे अगर कहीं पे किसी ने इवेल्युएशन किया हुआ है, उसकी जगह पे ह्यूज डेटा सेट है हमारे पास। 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। 16 जनवरी से शुरू किया है तो अच्छे खासे लोगों का जो है गैप भी बढ़ गया है, जो कि 1 या 2 महीने से ज़्यादा सेकेंड डोज लगने के बाद 2 वीक से ज़्यादा, उन लोगों को हम देख सकते हैं कि रियली उनमें ओवरऑल इफेक्टिवनेस कितना है, कि डिजीज को रोकने में कितना सक्षम है दोनों। और वह एक्चुअल डेटा होता है वैक्सीन इफेक्टिवनेस का, और उस बेसिस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी सारे लोग 4 वीक पे ही नहीं लिए हैं। कुछ लोग 4 वीक पे लिए हैं, कुछ 6 वीक पे लिए हैं, कुछ 8 वीक पे लिए हैं, कुछ उससे भी ज्यादा लिए हैं डिले करके। तो हमारे पास एक अच्छा डेटा सेट है जो हम अपने डेटा सेट को एनालाइज कर सकते हैं और उस बेसिस पे हम निर्णय ले सकते हैं। जी, आप रहे डॉक्टर राय हमारे साथ, डॉक्टर निश्चल भी मौजूद हैं। डॉक्टर निश्चल, ये बड़ा अहम है समझना कल से, क्योंकि वैक्सीन हम देख रहे थे 2 वैक्सीन हमारे पास थी, उसमें वैक्सीन बीच में कम भी हो जा रही थी जिसको लेकर विवाद हो रहा था, लेकिन अब कल से स्पुतनिक वी भी आ गई, वो भी लगना शुरू हो गया हमारे देश में। तो क्या वो जो वैक्सीन है स्पुतनिक, वो हमारी जो 2 वैक्सीन अभी जो हमारे देश में यूज़ हो रही हैं उनसे बेहतर है? और अगर आप इस पर जानकारी दे पाएँ कि क्या वो सरकारी अस्पतालों में भी मिलेगी, सरकारी अस्पतालों में भी लगेगी बाकी वैक्सीन की तरह? देखिए, अभी तक जो भी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में और जो भी आपकी कंट्री में उसका परमिशन दिया हुआ है, आई थिंक अभी कौन सा बेहतर है कौन सा कम बेहतर है का समय नहीं है। अभी मैक्सिमम लोग जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो जो है आपको लगवाना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है। और टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तक गवर्नमेंट सेटअप में स्पुतनिक वी का यूज नहीं हो रहा है, ये प्राइवेट सेटअप में ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसमें मैं अभी क्लैरिटी नहीं है। आई थिंक डॉक्टर संजय इस बारे में बेहतर बता पाएंगे। ओके, डॉक्टर राय, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, डॉक्टर नवीन से मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। वह जो है अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में उसको देना नहीं शुरू किया गया, प्राइवेट सेक्टर में ही शुरू किया गया है, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है। उसकी जो है अभी सप्लाई भी कम है। एक मैं कहूँगा कि इस वैक्सीन को अगस्त में ही मंजूरी मिल गई थी, ठीक है, बिना फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल किए हुए, और उसके बाद जो है नवंबर से उन्होंने लगाना शुरू कर दिया था रसिया में। फिर भी रसिया ने जिस स्पीड से लगाना चाहिए नहीं लगाया। आज भी जो है उनका अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखें तो बहुत ही कम वैक्सीनेटेड है। आज की डेट तक अगर ये कहें तो लेस देन 10% जो है 2 डोज मिला हुआ है। सबसे पहले दुनिया में वैक्सीन लगाने वाला कंट्री ने, जिसकी अपनी वैक्सीन है नहीं,
तो मैं ठीक है, उन्होंने इफिकेसी डेटा पब्लिश किया हुआ है और लैंसेट में पब्लिश है, वह 92% के आसपास है, 91.6% इफिकेसी का डेटा है। उसको जो है कितना रियल इफेक्टिवनेस है उसका, वह तो जब रोल्ड आउट होगा यहाँ पे तब पता चलेगा, या रसिया में ऑलरेडी रोल्ड आउट है, वहां से इफेक्टिवनेस का डेटा जो है हमें करना चाहिए। कोई भी कमेंट्स करने से पहले मैं अब जो है संभल के कमेंट्स करता हूं, क्योंकि वैक्सीन इफिकेसी जो है जब हमने उस समय कैलकुलेट किया था और अब इफेक्टिवनेस जो अब कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें ह्यूज डिफरेंस दिख रहा है। तो इसलिए जो है जब तक इफेक्टिवनेस इसका नहीं देख लेंगे तब तक मैं कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा कोई भी। जी डॉक्टर निश्चल, एक चीज समझाइए, कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन के अलावा मास्क पर सबसे ज्यादा जोर रहा है, लगातार सबसे ये अपील की जाती है कि मास्क लगाएं। अब तो हम डबल मास्किंग की भी बात कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ तक कि घर में भी मास्क पहनकर रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन अमेरिका, अब वहाँ की जो सिचुएशन है वहाँ पर वैक्सीनेशन इस तरीके से हुआ कि अब राष्ट्रपति बाइडेन ने साफ कर दिया है कि पब्लिक बिना मास्क के रह सकती है। अपने देश की हम बात करें सर, यहाँ पर वो वक्त कब आएगा, आपको लगता है कितना टाइम इसमें लग जाएगा? देखिए, आप ये पब्लिक कोऑपरेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि जब भी हम मास्क की बात करते हैं, भले डबल मास्क की बात करें, घर के अंदर मास्क पहनने की बात करें, घर में अंदर पहनने की बात करते हैं जब घर में कोई बीमार सदस्य है, जब बाहरी लोग कोई आ रहे हैं, उस समय की बात है। अगर सभी हेल्दी है, सभी स्वस्थ है, कोई सिम्टम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको घर के अंदर भी मास्क पहन के रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे मास्क का कंप्लायंस अभी तक हम देखा है हमने कि अगर कोई फोर्सफुली न कराए, जैसे अगर आप बाहर निकल रहे हैं, अगर पुलिस का डर ना हो तो शायद आप मास्क ना पहने, तो वो समहाउ वो जो कमिटमेंट है लोगों का कि भाई हम अगर कोशिश करें, ये वायरस अल्टीमेटली हमारे शरीर में ही सर्वाइव करेगा, बाहर सर्वाइव नहीं करना इसे। तो जब तक हम अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे तो ये वायरस अपने आप गायब हो जाएगा। तो कितना वक्त लगेगा सर? अमेरिका की जैसी स्थिति में आने में हमें कितना वक्त लग सकता है, मतलब अंदाजा अगर आप लगाएं तो? देखिए, अमेरिका और हमारा देश बिल्कुल अलग है, हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी और बाकी जो है वो बिल्कुल अलग है, तो ये उससे कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल तक ऐसा कोई सिचुएशन आने वाला है कि हम बिना मास्क के सभी को कहे कि आप घूम सकते हैं, क्योंकि अभी देखा कि जनवरी में हमने थोड़ी सी लापरवाही की, उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। अभी चीजें फिर से अगले 2-3 हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि कंट्रोल हो जाएंगी। फिर से अगर हमने लापरवाही की तो जो थर्ड वेव की जो बात कर रहे हैं वो सामने आ जाएगा। तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है टू बी वेरी फ्रैंक कि कितने दिन में हम वैसा कर पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 1 साल तक ये पॉसिबल है। ठीक है डॉक्टर राय, बड़ा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर आपने कोविशील्ड लगवाया हो या कोवैक्सीन लगवाई हो, कोई भी वैक्सीन आपने लगवाई हो, मास्क लगाने की सलाह अभी भी दी जा रही है। हम लगातार एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, हम लोग भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगा कर रहिए। अगर आपने वैक्सीन लगवा भी ली है तो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते रहिए। लेकिन क्या जब देश में 70% से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग जाएगी सर, तो हम बिना मास्क रह पाएंगे? वो जिस हर्ड इम्यूनिटी की हम चर्चा कर रहे थे, उसके बाद 70% वैक्सीनेशन के बाद? देखिए, जैसे जब किसी भी इसकी जो है डिजीज ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर वैक्सीन लगने के बाद भी हम डिजीज ट्रांसमिट कर सकते हैं तो उस समय नहीं कही जा सकती है। जो अभी तक एविडेंसेज हैं, सबसे ज़्यादा एविडेंसेज हैं कि जो लोग नेचुरल इन्फेक्शन जिनको हुआ था वह जो है बेटर प्रोटेक्टेड है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है और डिजीज ट्रांसमिशन में उनका रोल कम है। यूएस ने वैक्सीनेटेड लोगों को किया है और जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ उस पर नहीं किया है। ये मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग था और कई बार हम यूएस के डिसीजन को जो है तुरंत मान लेते हैं और उसी को फॉलो करने लगते हैं। उनको अगर करना था तो दोनों को ही, अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता जो नेचुरल इन्फेक्शन जिनको हुआ है वह मास्क के बिना घूम सकते हैं, उनको प्रायोरिटी देने के लिए। उसके बाद जो है वैक्सीन वालों को देगा, क्योंकि अभी जो है जो भी एविडेंसेज हैं, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और वह जो है ट्रांसमिट कर रहे हैं। इफ यू कंपेयर विथ जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो हम जो है सिर्फ ये कहना, तो ये कहीं से ना कहीं से किसी इन्फ्लुएंस में मैं कह सकता हूं कि वह होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। साइंटिफिक ढंग से अगर मैं उसको जस्टिफाई करना चाहूं तो नहीं कर सकता कि सिर्फ आपने जो है वैक्सीन वालों को क्यों किया है और जो नेचुरल इन्फेक्शन थे उनको नहीं किया है। क्या कोई एविडेंस है? पूरी दुनिया में अभी तक इतने ज्यादा एविडेंस 1 साल में जनरेट हो गए हैं। तो हिंदुस्तान में जब होगा तो शायद हम दोनों को कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब 70% के आसपास अगर लोगों को वैक्सीनेट कर दिया और एक बार चांसेस कम हो गया
इन्फेक्शन का अभी तो बहुत ही हाई चांसेस है, तो इवन वैक्सीनेटेड लोग भी जो है ट्रांसमिट करने की क्षमता रखते हैं, उनको भी जो है वो कैरियर हो सकते हैं। अगर इतना कम हो गया इन्फेक्शन का रेट तो जो है नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ेंगे और मास्क और ये सब की जो है शायद यहाँ भी जो है वह खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी के सिनेरियो में ऐसा नहीं लगता है। जो दिक्कतें आ रही है उस पर तमाम जानकारी हम अपने दोनों एक्सपर्ट से ले रहे हैं। डॉक्टर निश्चल, मैं आपका रुख कर रहा हूँ सर, समय थोड़ा कम है, आप लोग थोड़ा अगर जल्दी बता देंगे तो मैं आप दोनों से एक सवाल लेना चाह रहा हूँ। इस वायरस का जो स्ट्रेन है सर, उसको लेकर डर था, पहले 617 था, फिर बाद में 618 आ गया, टारगेट भी बदला, बुजुर्ग ज्यादा निशाने पर आए, फिर जवान। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नेक्स्ट टारगेट बच्चे भी हो सकते हैं, जिस तरह की आशंका हम जताई जा रही है बार बार एक्सपर्ट्स की तरफ से? देखिए, होता क्या है कि कोई भी वायरस की टेंडेंसी हो कि अपनी इन्फेक्टिविटी बढ़ाए और पैथोजेनिसिटी या फेटेलिटी कम करे, और ये वायरस यही अटेन करने की कोशिश कर रहा है। जो ये कहना कि इस बार जो यंग लोग ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, उसमें थोड़ा सा उसके रीजंस वायरस से ज्यादा उनके बिहेवियर से रिलेटेड है। जो लापरवाही उन्होंने की, घर में कोई बुजुर्ग बीमार है उस पर ध्यान रखने के चक्कर में अपने पे ध्यान नहीं दिया, और जब तक ध्यान दिया तब तक बहुत लेट हो गया था। तो सिर्फ वायरस के चलते ऐसा नहीं हुआ। और जहां तक थर्ड वेव में बच्चों की बात की जा रही है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम वैक्सीनेट एडल्ट और जो एल्डरली को कर चुके हैं, तो बच्चों में चांसेस बढ़ जाएंगे, ऐसा सोचा जा रहा है। लेकिन अगर हम प्रोटेक्टेड हैं, अगर हम वायरस को घर में नहीं लाएंगे तो बच्चे कैसे इन्फेक्ट होंगे? तो ये हमारे ऊपर है कि आगे क्या होगा, और इस पे सिर्फ वायरस को ब्लेम करना आई थिंक ठीक नहीं है। जी डॉक्टर राय, अगर डॉक्टर निश्चल को भी आपने सुना, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सर। अगर बच्चों को निशाना बनाने की संभावना है, बार बार जिस तरह की आशंका जताई गई कि थर्ड वेव आती है तो बच्चे निशाने पर होंगे, तो आप क्या सलाह देंगे कि पहले देश में जितनी माएँ हैं उनको प्रायोरिटी पर वैक्सीन लगाई जाए, ऐसा करना चाहिए हमें? देखिए, कोई भी वायरस जो है, इस टाइप के वायरस जो है म्यूटेट होते रहते हैं और म्यूटेशन होता रहेगा जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। वो अगला म्यूटेशन किस टाइप का खतरनाक होगा ये प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो बुजुर्गों के लिए खतरनाक होगा, बच्चों के लिए खतरनाक होगा, किसी के लिए हो सकता है। अगर वह बच्चों के लिए मान लीजिए खतरनाक हो जाता है, आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और आज बच्चों को वैक्सीन लगा के हम उस स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करना शायद संभव नहीं है। अभी देखने में जो प्रिलिमिनरी अगर रिजल्ट एनालिसिस करें, कुछ के केसेस में जो है इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है। साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी इस पे पब्लिश कर दिया है पेपर कि वह जो है इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है, कुछ वैक्सीन की इफिकेसी बहुत ही कम है। तो ये कि हम सबको वैक्सीन अभी लगा दें बच्चों को, क्योंकि आज की डेट में बच्चे जो है माइल्ड डिजीज हैं, उनमें बहुत ही सीवियरिटी नहीं है, रेयर सर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल 15 करोड़ से ज्यादा केसेस में हमें जो है बच्चों का वैक्सीनेशन का जो है अभी जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन एविडेंस जनरेट करना चाहिए। जो अभी क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा उसमें कम से कम हम एविडेंस जनरेट कर लेंगे कि अगर कल कोई ऐसा वायरस आता है तो उसके अगेंस्ट तुरंत जो है वैक्सीन बना के दिया जा सकता है। एक ये है, लेकिन माँ को देने से जो है, माँ अभी एडल्ट सारे को दे रहे हैं तो उस माँ अपने आप कवर हो जाएंगी। सिर्फ अभी जो है थोड़ा सा प्रिकॉशंस के साथ गर्भवती महिलाओं को देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हार्म और बेनिफिट को अगर हम एनालाइज करें तो कितना होगा। जो अंदर भ्रूण पैदा हो रहा है उसमें अगर लॉन्ग टर्म वैक्सीन ने कुछ प्रॉब्लम किया तो उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। तो इसलिए अभी उस पे जो है, जो अभी रिकमेंडेशन भी आया है कि वह इन्फॉर्म डिसीजन लें कि उनको वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है। ओवरऑल जो है उनको अभी भी मैं ये कहूंगा कि अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा रिस्क ना हो, लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लार्जली इवन जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और ये यंग हैं, यंग में अभी भी जो है इफ यू कंपेयर जो एल्डरली से हैं खतरा कम है। हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अभी वैक्सीनेशन की जो है एल्डरली कोमॉर्बिड कंडीशन लोगों को देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से और ग्रेजुअली जो है साथ रोक रहा हूं डॉक्टर साहब, समय थोड़ा कम है हमारे पास। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, अहम जानकारी आपने दी है, बहुत माफी के साथ रोका हूं। डॉक्टर संजय राय, डॉक्टर निश्चल को आप सुन रहे थे, तमाम जानकारियां दे रहे थे और जो मन में आपके सवाल थे उन सब के उन्होंने जवाब दिए हैं। लेकिन आप भी तमाम जो सावधानियां हैं उनको बरतते रहें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।